एपिसोड 136। मेरे पास एक आइडिया है। मिस्टर सिंह अदा को घूर रहे थे कि जन्य बात और ना बिगड़े, इसलिए भाग के अदा के पास आया और उसको रोकते हुए बोला, बच्ची ये क्या कर रही हो? जन्य को देख के मिस्टर सिंह और गुस्से में आ गए। अदा जन्य को देख के बोली, जन्य ब्रो, मंडप में आग लगा देंगे और इस चमन के सिर पर भी चमन का फूल खिला देंगे, पर आज अच्छे बालों वाली भाभी को लेकर जाएंगे। इस चमन ने कुछ किया तो इसको चमेली के फूल में बदल देंगे। जन्ने की आंखें और बड़ी हो गई, उसने जल्दी से अदा के मुंह पर हाथ रख लिया। मिस्टर सिंह भी अब गुस्से में जन्ने को देखते हुए बोले, तो ये तुम्हारी बहन है? मुझे लगा ही था ऐसी बदतमीज बेकार लड़की तुम्हारी ही बहन हो सकती है। दोनों भाई बहन के अंदर मैनर्स ही नहीं है, होंगे भी कैसे? जैसा भाई वैसी ही बहन। मैनरलेस, बदतमीज। मिस्टर सिंह की बातों से जन्ने को जरूरत से ज्यादा गुस्सा आ गया और वो अदा को छोड़ के मिस्टर सिंह को गुस्से में उंगली दिखाते हुए बोला, पर जन्य आगे कुछ बोलता उससे पहले अदा गुस्से में मिस्टर सिंह की नाक में उंगली गड़ाते हुए बोली, बी। जन्य अदा को देखने लगा। अदा ने मिस्टर सिंह की नाक में इतनी जोर से उंगली दबाई थी कि मिस्टर सिंह को 2 कदम पीछे होना पड़ा, लेकिन अदा उनकी नाक दबाए आगे बढ़ते हुए बोली, CDEF। मिस्टर सिंह अदा को देख के डर से पीछे हो रहे थे और अदा गुस्से में उनकी तरफ बढ़ रही थी। सभी उस बच्ची को गुस्से में देख रहे थे। हालांकि वो तब भी क्यूट लग रही थी। उसकी नाक लाल पड़ चुकी थी क्योंकि आज सच में अदा को गुस्सा आया। अब ये बोल सकते हैं कि अदा अब कुछ और बड़ी हो गई थी और चीजें समझने लगी थी। वो अब 4 से 7 साल की बच्ची बन चुकी थी जो ये समझती थी उसके भाई की इंसल्ट की गई, उसको बदतमीज बोला गया, और बदतमीज कोई अच्छा शब्द नहीं है, और वो अपने भाई की इंसल्ट करने वाले को नहीं छोड़ेगी। जन्नी भी हैरानी से अदा को देख रहा था। मिस्टर सिंह पीछे होते होते चेयर से टकरा के चेयर के ऊपर गिर पड़े। अदा उनके सामने गुस्से में खड़ी थी। अब मिस्टर सिंह के सिर पर बाल तो थे नहीं, इसलिए अदा ने उनके कान पकड़ लिए और उनका सिर हिलाते हुए बोली, तूने मेरे जन्य ब्रो को बदतमीज बोला। जन्नी की आंखें बड़ी हो गई। मिस्टर सिंह भी दर्द से चीखने लगे और अदा के हाथ अपने कान से छुड़ाने की कोशिश करने लगे। जन्य भाग के आया और अदा को पीछे से पकड़ के मिस्टर सिंह से दूर करने लगा, तो अदा मचल गई। जन्य ब्रो छोड़ो, आज इस चमन का चमन खोल देंगे, बुढ़ा खूसट उबले अंडे, तेरा छिक्कल उतार दूंगी। तूने बदतमीज कैसे बोला मेरे जन्य ब्रो को? तू बदतमीज, तेरा ये उबले अंडे जैसा टकला बदतमीज। अदा को ऐसे गुस्से में बोलते देख जन्य शौक में था। उसने अदा को घुमा के अपने सीने से लगा लिया और बोला, शांत शांत छोटा भीम शांत। अदा शांत हो गई, लेकिन मिस्टर सिंह को ऐसे देख रही थी जैसे कच्चा चबा जाएगी। मिस्टर सिंह भी डर से दोनों को देख रहे थे। जन्ने तो खतरनाक था ही, उससे ज्यादा उसकी बहन खतरनाक थी। रिद्धि माँ तक भी खबर पहुंच गई थी तो वो भी भाग के आ गई थी और नासमझी से वहां का माहौल देख के समझने की कोशिश कर रही थी आखिर हुआ क्या है। बेचारी ने सारा ड्रामा मिस जो कर दिया था कि अदा की नजर रिद्धि माँ पर गई तो वो जन्ने को छोड़ के रिद्धि माँ के पास भाग के आ गई और उसके सीने से लग के बोली, अच्छे बालों वाली भाभी, आप आ गई, चलो हम आपको लेने आए हैं, आप डरो मत, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे, मैंने किडनैपर को अच्छे से सबक सिखाया। रिद्धि माँ समझ नहीं पाई। उसने फिर अपने पापा को देखा जो डरे हुए खड़े थे। उनके कान एकदम लाल थे। रिद्धिमा अदा से कुछ पूछती उससे पहले जन्य आया और अदा को रिद्धिमा से दूर करके अदा से बोला, बच्ची गाड़ी में बैठो चल के। अदा फिर रिद्धिमा का हाथ पकड़ के बोली, भाभी चलो। जन्य अदा को समझाते हुए बोला, बच्ची बस तुम गाड़ी में बैठो चल के, मैं आता हूँ। अदा, पर भाभी। जन्य, बच्ची प्लीज। अदा जन्य को सीरियस देख के कुछ नहीं बोली और बाहर चली गई। जन्नी ने फिर एक नज़र मिस्टर सिंह को देखा और रिद्धिमा से बोला, अभी जो हुआ उसके लिए सॉरी, पर मेरी बहन के बारे में बोलने से पहले सोचना चाहिए था। रिद्धिमा कभी जन्ने को देख रही थी तो कभी अपने पापा को। जन्य आगे बोला, मैं इतने भी नखरे बर्दाश्त नहीं कर सकता। प्यार अपनी जगह है और बच्ची अपनी, उसकी इंसल्ट बर्दाश्त नहीं करूंगा। तुमको मेरे साथ आना हो तो चल सकती हो, वरना कोई बात नहीं। मैं पहले भी अकेला था, आगे भी रह लूंगा। बोल के जन्य वहां से जाने लगा तो रिद्धिमा ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, तुम जरा साइड चलो। रिद्धिमा जन्ने को लेकर चली गई। बाकी सब दोनों को ही देख रहे थे। अदा बाहर आके बस गाड़ी में ही बैठने जा रही थी कि उसके कानों में जानी पहचानी आवाज पड़ी, अरे अदा, तुम यहाँ। अदा रुक गई और पलट के देखा तो अपने सामने खड़े लड़के को देखे लगी। वो लड़का भाग के अदा के पास आया और बोला, हाय, याद हो ना तुमको मुझे? मैं तुम्हारा बाबू सोना बेबी। अदा भी बोली, हाँ बाबू सोना डार्लिंग बेबी, मेरे दोस्त हो ना? वो लड़का मनन मुस्कुरा दिया और बोला, हाँ,
क्या बात है मेरी जान, मैं अभी तक तुमको याद हूँ। पर तुम इतने दिनों से कॉलेज क्यों नहीं आ रही? मैं तुमको पूरे कॉलेज में ढूंढता रहता हूँ। अदा को समझ ही नहीं आया वो जवाब क्या दे, तो वो चुप रही। मनन फिर बोला, अच्छा छोड़ो, ये बताओ तुम यहाँ क्या कर रही हो? अदा बोली, मैं अपनी भाभी को लेने आई हूँ। मनन, ओह, कहाँ है तुम्हारी भाभी? अ, अदा उदास हो गई और बोली, वो टकले प्यार का दुश्मन ने मेरी भाभी को किडनैप कर लिया। मनन नासमझी से बोला, क्या? अदा उदास सा मुंह बना के बोली, हाँ वो टकला है ना जिसने अच्छा सा वाइट कलर का कुर्ता पजामा पहना है। मनन ने तुरंत पीछे पलट के अंदर देखा तो मिस्टर सिंह को देख के समझ गया कि अदा लड़की के पापा की बात कर रही है। मनन फिर अदा से बोला, तो दुल्हन तुम्हारी भाभी है? अदा, हाँ। और वो टकला प्यार का दुश्मन? मनन अदा की टेढ़ी मेढ़ी बातों को सीधा करके इतना समझ गया कि शायद अदा का भाई होने वाली दुल्हन से प्यार करता है और उसके पापा कहीं और शादी करवा रहे हैं। अदा उदास गाड़ी से टेक लेके खड़ी थी कि मनन कुछ सोच के बोला, मेरे पास एक आइडिया है। अदा की आंखों में चमक आ गई और बोली, क्या? मनन उसको सब बताने लगा। वहीं रिद्धिमा जन्य को अपने रूम में लेकर आई और गुस्सा करते हुए बोली, प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? जब मन क्या प्यार जताने आ गए और जब मन क्या छोड़ के जाने की बात कर रहे हो? जन्य भी सीरियस टोन में बोला, तो तुम्हारे पापा को बच्ची के बारे में नहीं बोलना चाहिए था। रिद्धिमा, उनको पता नहीं है बच्चे इसलिए बोल दिया, और तुमको समझ नहीं है कि अदा को यहाँ ना लेकर आऊं? जन्य, तो इसमें तुमको मेरी गलती लग रही है? रिद्धिमा, हाँ तुम गलत हो। तुम ना मुझसे आई लव यू बोल सकते हो, ना ही मेरे पापा से मेरा हाथ मांग सकते हो। जन्य चिढ़ चुका था तो बोला, हाँ नहीं कर सकता, प्यार है पर तुम्हारे जैसे नुमाइश करते नहीं घूम सकता। मैंने तुमको मनाने की हर कोशिश की, पर तुमको मूवी जैसा पागलपन चाहिए तो मैं वो नहीं कर सकता। रिद्धिमा गुस्से में बोली, तो तुम मुझे छोड़ दोगे? जन्य ने अपना सिर हिला दिया। रिद्धिमा ने गुस्से में जन्य को मारने के लिए पॉट उठा लिया और बस उसको मारने ही वाली थी कि दोनों के कानों में गाने की आवाज पड़ी। तैयबली प्यार का दुश्मन हाय हाय, मेरी जान का दुश्मन हाय हाय, लड़का और लड़की राजी फिर भी ना माने काजी, ये जिद न छोड़े मेरी दिल को तोड़े, ये बनने न दे मेरी सलमा को मेरी दुल्हन, तैयबली प्यार का दुश्मन हाय हाय। जन्य और रिद्धिमा दोनों की आंखें बड़ी हो गई। वो दोनों तुरंत भाग के रूम के बाहर आए तो उनकी आंखें फट के 8 हो गई। अदा मिस्टर सिंह को चेयर से बांधते हुए उनके टकले पर बीच बीच में अंडे भी फोड़ रही थी। रिद्धिमा और जन्य तुरंत नीचे आने लगे, लेकिन भीड़ इतनी थी कि आगे आना इतना आसान नहीं था। पर अदा तो अदा थी। किसी ने उसको पट्टी पढ़ा दी तो फिर ट्रेन पटरी से उतर सकती है, पर अदा नहीं। अदा ने मिस्टर सिंह को बांधा और उनके सामने जमीन पर बैठ के क्यूट सा मुंह बना के गाने के बोल गाते हुए मिस्टर सिंह पर अंडे फेंक के मारने लगी। 60 बरस की उम्र में ऐसे चेहरा किसी का खिलता है, हमको है मालूम किसी से छुप कर ये भी मिलता है, मैं नाम बताऊं? बेचारे मिस्टर सिंह अपना सिर ना में हिलाते हुए अदा को रोकने की कोशिश कर रहे थे। वहां सभी खड़े तमाशा देख रहे थे कि एक आदमी आगे आया तो अदा ने उसको भी अंडे फेंक के मारना चालू कर दिया। जैसे तैसे वो आदमी आगे आया तो अदा ने उसके पैर लगा के गिरा दिया और उसकी पीठ पर बैठ के उसके सिर पर अंडा फोड़ के उसके बालों में मसलने लगी। सभी वहां अदा को हैरानी से देख रहे थे। अदा पर उठ के मिस्टर सिंह के पास आई और उनके फेस पर एक्सो बनाने लगी। जन्य जैसे तैसे सबको साइड करके आगे आया और अदा को पकड़ के मिस्टर सिंह से दूर किया। रिद्धिमा भी आगे आई और मिस्टर सिंह को खोल दिया। मिस्टर सिंह इतने फनी लग रही थी कि बेचारी रिद्धिमा तक को उनको देख के हंसी आ रही थी। जन्य के रोकने से अदा ने मुंह बना लिया और बोली, जन्य ब्रो आपने मुझे रोका क्यों? आज इस टकले का अंडा भुर्जी बना देते हैं और भाभी को उठा के ले चलते हैं। जन्य ने अदा के मुंह पर हाथ रख लिया और बोला, बच्ची बस। रिद्धिमा अपने मुंह पर हाथ रख के खड़ी थी। जन्य ने मिस्टर सिंह को देखा तो उसको भी बड़ी हंसी आ रही थी, पर वो हंसा तो रिद्धिमा को घर ले जाने के बाद का तो समझ लो द ही एंड। अच्छा यही था, वो यहाँ से अभी निकल ले। जन्य ने अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए सॉरी कहा और अदा का मुंह दबाए वहां से ले गया। अदा और जन्य बाहर आए तो अदा ने मासूम सा मुंह बना लिया और बोली, जन्य ब्रो आपने सॉरी क्यों बोला? चमन को तेल में डुबो के उसको सॉरी बोलने को बोलते ना। जन्य अब हंसी रोक नहीं पाया तो जोर जोर से हंसने लगा और अदा को हक करते हुए बोला, बच्ची आज तो तुमने गदर काट दी। वैसे अच्छा ही किया, उस टकले को ऐसी ही सजा मिलनी चाहिए, मुझे मेरी बीवी से दूर रखता है। अदा सिर उठा के जन्य को देखने लगी और बोली, तो चलो भाभी को ले आते हैं। जन्य हंसते हुए बोला, मैं ले आऊंगा, पर अब तुम मेरी और मदद ना करो, इतनी मदद से ही हंसी नहीं रुक रही है।
अदा ने क्यूट सा मुंह बना लिया, पर उसके हाथ अंडे से खराब थे, तो वो बोली, जेन्नी ब्रो हाथ में छीछी गंदा गंदा लगा, मैं हैंड वॉश करके आऊं? जेन्नी बोला, रुको मैं गाड़ी से पानी निकालता हूँ। जेन्नी ने फिर गाड़ी में पानी देखा तो गाड़ी में एक भी पानी की बोतल नहीं थी। जेन्नी थोड़ा शॉक हो गया, ऐसे कैसे हो सकता है गाड़ी में एक भी बोतल ना हो? अदा के लिए तो उसने अलग से ही पानी रखा था। जेन्नी बोतल ढूंढ रहा था कि अदा बोली, जेन्नी ब्रो मैं अंदर से हाथ धो के आती हूँ, बोल के अदा फिर अंदर भाग गई। उसको रोक ही नहीं पाया। जेन्नी भी अंदर आया, लेकिन अभी हुए कांड की वजह से भीड़ बढ़ गई थी। उस भीड़ में छोटी सी अदा कहाँ गई उसे पता ही नहीं चला। वो इधर उधर अदा को ढूंढने लगा। अदा बाथरूम के पास जा रही थी कि मनन ने उसको पकड़ लिया और बोला, हे क्या हुआ, भाभी मिली तुमको? अदा उदास हो गई और बोली, मिली तो पर साथ नहीं चली। मनन, ओह सो सैड, फिर तुम्हारे जेन्नी ब्रो का क्या होगा? बेचारी वो तो उदास हो जाएंगे। अदा भी उदास होते हुए बोली, अब मैं क्या करूं, वो टकला तो अंडा खाने के बाद भी नहीं माना। मनन, मेरे चैप्टर 137 चीफ हमारी मुट्ठी में। अदा अपने हाथ अपने कपड़ों में पोंछ रही थी कि उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। अदा ने पलट के देखा तो अदिब गुस्से में खड़ा उसको घूर रहा था। अदिब की आंखें लाल पड़ी हुई थी। अदा अदिब को ऐसे और अचानक से अपने पास देख के डर गई और चीख पड़ी। अदिब ने गुस्से में उसके मुंह पर हाथ रखा और बोला, तुमसे बोला है मुझसे बिना पूछे घर से बाहर कदम मत रखा करो, तुमको समझा नहीं आता? अदिब की इतनी तेज आवाज सुन के अदा और चौंक गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। अदा की आंखों में आंसू देख के अदिब ने उसको सीने से लगा लिया और अपने आप को नॉर्मल करते हुए बोला, तुम अभी बच्ची हो, तुम्हारा ऐसे बाहर घूमना सेफ नहीं है। अदा कुछ नहीं बोली, बस सुबक सुबक के रोने लगी कि अदिब उससे बोला, तुम घर के पीछे क्या कर रही थी? और ये गाड़ी, तुम इसको क्यों ओपन कर रही थी? अदा ने अपने आंसू पोंछी और बोली, वो बाबू सोना डार्लिंग बेबी भाभी को लेकर आ रहा है, फिर हम जेन्नी ब्रो को सरप्राइज देंगे। अदा के मुंह से ये लविंग वर्ड सुन के अदिब के तन बदन में आग लग गई और वो अदा को घूरते हुए बोला, ये कौन है? अदा फिर सुबकते हुए बोली, बाबू सोना डार्लिंग बेबी मेरा कॉलेज का दोस्त है, वो भाभी को लाने में मेरी मदद कर रहा है। अदिब ने अपनी मुट्ठी कस ली और गुस्से में बोला, कॉलेज में और तुम्हारे उसी बाबू सोना दोनों में आग लगा दूंगा, समझी? अदा डर से अदिब को देखने लगी। अदिब फिर बोला, नाम बोलो उसका। अदा डरी हुई बोली, उसका नाम यही है। अदिब ने अपनी आंखें छोटी कर ली और चारों तरफ नजरें घुमा के देखा तो वहां कोई नहीं था, लेकिन वो समझ गया था पक्का अदा के खिलाफ कोई चाल चली गई, लेकिन वो सही समय पर आ गया। अदिब के दिमाग में तुरंत आया, क्या कोई अदा के भूलेपन का फायदा उठा के उसको अपने साथ ले जाने वाला था? सोचते ही अदिब के दिल में दर्द पैदा हो गया। उसने जल्दी से अदा को गोद में उठाया और जल्दी में वहां से ले जाने लगा। तो अदा बोली, अरे भाभी आने वाली होंगी। अदिब गुस्सा करते हुए बोला, चुप एकदम। अदा सहम गई। अदिब के वहां से जाते ही वो भूत वाला मास्क लगाए इंसान पेड़ के पीछे से बाहर आया और अपने फेस से मास्क हटा के जोर से चीखते हुए वो मास्क के पीछे जो लड़की थी वो बोली, अदिब 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 क्यों तुम मेरे बीच में आ रहे हो? ये लड़की मुझे किसी भी कीमत में चाहिए। तभी मनन वहां आया और उस लड़की तारा से बोला, दीदी शांत हो जाइए, हम उस लड़की को पकड़ लेंगे। तारा रोते हुए चीख पड़ी और बोली, कैसे पकड़ेंगे? 1.5 महीने से ऊपर हो गया तुम कॉलेज में उसका वेट कर रहे हो, उसने कॉलेज आना बंद कर दिया, अब यहाँ तक पहुंचे तो वो अदिब आ गया। ये लड़की और ये अदिब दोनों ने मेरी जिंदगी हराम की हुई है। जब से ये दोनों मेरे पापा की लाइफ में आए हैं, मेरे पापा मेरे नहीं रहे। पहले इस लड़की के पीछे पागल थे मेरे पापा, फिर दवा बनाने के लिए इस अदिब के पीछे पागल हो गए। ये अदिब मेरे पापा के साथ था तब मेरे पापा मुझे टाइम तक नहीं देते थे, और अब ये मेरे पापा से दूर है तो इसकी वजह से उस चीफ ने मेरे पापा को पता नहीं कहाँ छुपा के रखा है। हाँ, ये प्रोफेसर के बच्चे थे जो उनको ढूंढ रहे थे। मनन बोला, दीदी आप परेशान मत हो, एक बार ये अदा हमारे हाथ आ गई तो चीफ पापा को जरूर हमारे हवाले कर देगा। उस चीफ की कमजोरी ये अदा है, अदा हमारे हाथ में तो चीफ हमारी मुट्ठी में। तारा ने अपना सिर हिला दिया और अपने आंसू पोंछते हुए बोली, लेकिन ये अदिब भी कम शातिर नहीं है, उसके हाथ से अदा को छीनना आसान नहीं होगा। मनन बोला, जब वो चीफ अदा को ठीक होते ही अदिब के पास से ले जाएगा तो हमारे लिए भी आसान ही होगा। तारा बोली, तुम पागल हो गए हो, चीफ के पास मास्टर प्लान है अदा को अदिब के हाथ से छीनने का।
पर हमारे पास कुछ नहीं है। हम तो ये तक नहीं जानते उसने अभी तक पापा को जिंदा रखा है कि मार दिया। मनन बोला, वो पापा को ऐसे नहीं मारेगा। तारा कुछ सोचते हुए बोली, तुम सही बोल रहे हो। हमको बस अदा को अपने साथ ले जाना होगा ताकि उसके जरिए पापा को वापस लाया जा सके। मनन बोला, आप परेशान मत हो, मैं कुछ भी करके अदा को आपके पास ले आऊंगा। वहीं अदीप गाड़ी के पास आया तो जन्ने भी भाग के वहां आ गया। अदीप ने जन्ने को घूर के देखा तो जन्ने अपना सर नीचे करते हुए कहा, सॉरी, वो। अदीप गुस्से में गाड़ी के अंदर अदा को लेकर बैठ गया और जन्ने की बात को काटते हुए बोला, रिदिमा के घर के बाहर भी सिक्योरिटी लगा दो और कॉलेज की फुटेज मुझे तुरंत चाहिए। जन्ने शॉक्ड हो गया, लेकिन उसने तुरंत आइडिया लगा लिया था, पक्का कुछ गड़बड़ हुई है। यहां भी अदा को कोई खतरा हुआ है। कुछ समय बाद अदा मुंह बना के अपने रूम में बैठी थी कि अदीप उसके पास आया और बोला, मुंह क्यों फुला के बैठी हो? अदा ने अदीप को देखा, फिर अपना मुंह घुमा के दूसरे साइड कर लिया। अदीप अदा के पास आया और उसके हाथ को पकड़ के उसमें इंजेक्शन लगाने के लिए हाथ आगे बढ़ाते हुए बोला, तुम अब इतनी भी छोटी नहीं रही कि तुमको मेरी बात समझ ना आए। जो बोलता हूं या गुस्सा करता हूं तो तुम्हारे भले के लिए। बोलते हुए अदीप ने अदा के इंजेक्शन लगा दिया तो अदा चीख पड़ी और रोते हुए अदीप के हाथ पर मार के बोली, मुझे आपसे बात नहीं करनी, आप बुरे हो, मुझ पर गुस्सा करते हो, इंजेक्शन लगा देते हो। बोल के अदा उठी और विंडो के पास चली गई। अदीप अदा को बड़े ध्यान से देख रहा था। अदा कुछ बदली बदली सी लग रही थी। उसको गुस्सा बेमतलब ही आ रहा था। उसने ऐसे पहले कभी बिहेव नहीं किया। अदा को ऐसे तो गुस्सा नहीं आता। क्या कुछ गड़बड़ हो रही है अदा के अंदर? अदीप फिर सोचने में लगा था। उस समय जब वो अदा का ब्लड टेस्ट कर रहा था, बॉडीगार्ड का फोन आया और बॉडीगार्ड ने अदीप को बताया, अदा गाड़ी से पानी फैला रही है। उसके साथ कोई लड़का भी खड़ा है, पर उसका फेस दूसरे साइड है, तो वो फेस नहीं देख सकते। जन्ने का कॉल लग नहीं रहा। वो क्या कोई एक्शन ले? अदीप कोई लड़का सुन के ही बावला हो गया। टेस्ट वेस्ट छोड़ के अदा के पास जाने के लिए निकल गया और बॉडीगार्ड को अदा पर नजरें जमाए रखने को कहा और जरा भी शक होने पर उस लड़के को मारने को भी बोल दिया। लेकिन मनन अदा से दूर था और अदा उसे देख के हंस के बातें करते हुए पानी फैला रही थी, तो बॉडीगार्ड ऐसे मनन को मार नहीं सकते। हो सकता है ये कोई ऐसे ही नॉर्मल इंसान हो जो अदा से बात कर रहा हो। लेकिन अदीप को अदा ने जो मिस्टर सिंह के साथ किया वो भी पता था और अभी भी अदा गुस्सा कर रही थी। उसकी नाक लाल थी। टेस्ट नहीं हुआ तो अदीप को पता नहीं चला अदा के अंदर क्या भसड़ मची हुई है। अदीप अदा के पास उठ के आया और उसको अपनी तरफ घुमा के बोला, क्या बात है? अदा ने मुंह फुला के अदीप को देखा और बोली, बोला ना मुझे आपसे बात नहीं करनी, जाइए यहाँ से, आप गंदे हैं। अदीप ने तुरंत अदा को अपनी बाहों में भर लिया और उसको घूरते हुए बोला, क्या बोला तुमने? तुम्हारी अब इतनी हिम्मत बढ़ गई है कि तुम मुझे यहाँ से भगाओगी? अदा चिल्लाते हुए अदीप से छूटने की कोशिश करने लगी और बोली, छोड़िए मुझे। अदीप ने अदा को और कस के पकड़ लिया। अदा और मचलने लगी तो अदीप उसको देखते हुए बोला, तुमको पता है तुम मेरे आगे चूहिया से भी ज्यादा कमजोर हो। तुम मुझसे जीत नहीं सकती तो कोशिश क्यों कर रही हो? अदा शांत पड़ गई तो अदीप उसको देखते हुए फिर बोला, तुमको पता है तुमसे ज्यादा मुझे गुस्सा आ रहा है। अदा नासमझी से अदीप को देखने लगी। अदीप आगे बोला, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई किसी और लड़के को बाबू सोना बोलने की? लो भाई, अब आई असली बात बाहर। अपने हीरो का तो दुख ही खत्म नहीं होता। उसकी बीवी उसको छोड़ के बाकी सबको सब कुछ बोलती भी है और साथ में जाने को भी रेडी हो जाती है, बस उसके लिए ही सूखा पड़ा रहता है। बहुत दुख की बात है। और उससे ज्यादा दुख की बात यह है कि अदा उसकी फीलिंग्स नहीं समझती। तभी तो अभी भी ऐसे देख रही थी जैसे बोलना चाहती हो। क्या हुआ, बाबू सोना तो बोला, इसमें कौन सी बड़ी बात है? अदीप ने अदा के एक्सप्रेशन देखते ही मुंह टेढ़ा कर लिया और बोला, कर लो जितने सितम तुमको करने हो। जैसे तुम बड़ी हुई तो हर एक चीज का बदला अच्छे से लूंगा। अदा फिर भी नामझी से ही अदीप को देख रही थी तो अदीप ने उसको सीने से लगा लिया और बोला, ऐसे ना किसी के साथ जाते हैं, और ऐसे वर्ड तुम बस मेरे लिए यूज कर सकती हो, समझी? किसी और के लिए यूज किए तो तुम्हारे दांत तोड़ दूंगा। अदा सर उठा के अदीप को आंखें बड़ी करके देखने लगी तो अदीप उसके सिर पर मारते हुए बोला, तुमको इस गलती का भुगतान भरना होगा। आज तुम अपने साइड नहीं मेरे साइड मेरे पास मेरा हाथ पकड़ के सोगी, समझी? और मेरा हाथ छोड़ के कभी अपने बाल तो कभी पैर खुजलाया तो आज तुम्हारे ये हैरी पॉटर की झाड़ू वाले बाल काट दूंगा। अदा की आंखें और बड़ी हो गई। वो जल्दी से बोली, नहीं नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगी आपका हाथ। अदीप ने गुडगल कहा और अदा का सर अपने सीने से लगा लिया। अदा बेचारी अपने बालों के कटने के गम के आगे भूल ही गई वो अदीप से गुस्सा थी। लेकिन उसको गुस्सा क्यों आ रहा है और वो गुस्सा कर रही है, उसको इस बात का अंदाजा तक नहीं था। रात को तनय के रूम में
दिशा बैठी रो रही थी और तनय उसको शांत कराने की कोशिश कर रहा था कि तनय उठा और उठकर बैठक करने लगा और बोला, सॉरी, मत रो यार प्लीज, तुमको फोन चाहिए ना, ले लो पर रो मत। दिशा ने तनय को देखा और बोली, पक्का अब तुम मुझसे मेरा फोन नहीं छीनोगे? तनय ने अपना सर ना हिला दिया। दिशा ने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और अपना हाथ तनय के आगे बढ़ाते हुए बोली, तो फिर लाओ मेरा फोन। तनय मुंह बना के दिशा को देखने लगा और बोला, तो तुम फोन के लिए नाटक कर रही थी? दिशा मुस्कुरा दी और बोली, प्यार में सब चलता है, अब लाओ मेरा फोन। तनय ने मुंह टेढ़ा कर लिया और दिशा को उसका फोन दिया तो दिशा ने खुश होकर तुरंत न समय देखा न कुछ अपनी बुआ को फोन लगा दिया, लेकिन फोन की आउटगोइंग सेवा बंद थी। दिशा हैरान हो गई और तनय को देखने लगी तो तनय के फेस पर शरारती मुस्कान आ गई और मुस्कुराते हुए बोला, जिस स्कूल से तुम एक्टिंग सीख रही हो ना, उस स्कूल का ओनर मैं हूँ। मेरे सामने होशियारी बहुत महंगी पड़ेगी। आज से 9 महीने तक तुम्हारे फोन की इनकमिंग और आउटगोइंग सारी सेवाएं बंद है। दिशा का मुंह हैरानी से खुल गया और वो चिढ़ में तनय को देखते हुए बोली, देख लूंगी तुम्हें। तनय मुस्कुरा दिया और बोला, देख लेना पर 9 महीने बाद। अभी मन में गंदे विचार लाना पाप है। अगर मेरा बच्चा तुम्हारी इस गंदी सोच की वजह से छिछोरा निकला तो मैं तुमको निरमा लगा के धो दूंगा, फिर तुम दूध की सफेदी जैसी चमकती रहना। दिशा हैरानी से तनय को देख रही थी। तनय उसके पास आया और उसको बेड पर लेटाते हुए बोला, तुमको छोटी आंखें पसंद हैं तो ऐसे आंखें ना फाड़ो। मेरे बच्चे की आंखें बड़ी हुई तो तुम्हारी आंखें ऑपरेशन करके छोटी कर दूंगा। चलो अब सो जाओ, तुम्हारे सोने का टाइम हो गया है। दिशा अब झल्ला के बोल पड़ी, पर मुझे अभी नींद नहीं आ रही। तनय, तो बेबी को सोना है। दिशा ने रोनी सी सूरत बना ली और बोली, तुम क्यों मुझे परेशान कर रहे हो? मैं पागल हो जाऊंगी। तनय, तुम पहले से पागल हो, मैं तो तुमको ठीक कर रहा हूँ। दिशा घूर के तनय को देखने लगी, पर तनय पर कोई असर पड़ने वाला था क्या? पहले दिशा बेशरम थी, अब तनय बन गया था। दिशा लेटी तनय को देख रही थी कि तनय बेड के पास घुटने पर बैठ गया और दिशा का गाउन पेट से खोलने लगा। दिशा हैरान हो गई, उसके गाउन में चेन भी है क्या? उसको तो पता ही नहीं था। तनय ने स्पेशली दिशा के लिए पेट से जिप वाले गाउन बनवाए थे ताकि तनय बस दिशा का पेट देख सके। तनय ने जिप खोली और दिशा के पेट पर अपना हाथ बहुत हल्के से रखने लगा, जैसे कि उसके हाथ के बाहर से ही बच्चा ना दब जाए। दिशा ने तनय को देखकर सारा गुस्सा, सारी चिढ़ भूल गई थी। तनय बहुत प्यार से दिशा के पेट को छू रहा था, जैसे कि छोटे से बेबी को छू रहा हो। तनय ने फिर दिशा की तरफ देख के कहा, तुमको कुछ फील होता है? दिशा ने अपना सर ना में हिला दिया। तनय उदास हो गया और फिर कुछ सोच के बोला, अभी 1.5 महीने बाद तुमको फील होना शुरू हो जाएगा। तुम मुझे भी बताना, हाँ, जब भी तुमको कुछ भी फील हो तो। तनय का बच्चे को लेकर प्यार देख के दिशा की आंखें भर आई और उसने अपना सर हाँ में हिला दिया। तनय ने दिशा के पेट में किस किया और उठ के दिशा के लिए कुछ पिलो लेकर आया और बेड पर रखने लगा तो दिशा बोली, अरे इतनी सारी पिलो, फिर तुम कहाँ लेटोगे? तनय बोला, ये तुम्हारे लिए है, तुम अब इसके ऊपर उल्टा लेट सकती हो। इससे तुम्हारा पेट नहीं दबेगा और तुम उल्टा नहीं लेट पा रही हो, उससे तुमको उलझन भी नहीं होगी। मुझे पता है ऐसे में पेट के बल लेटने का मन करता है, पर पेट दबने की वजह से लेडीज पेट के बल नहीं लेट पाती। लेकिन मैंने तुम्हारी प्रॉब्लम का सल्यूशन निकाल लिया है, अब तुमको किसी भी तरह की कोई उलझन नहीं होगी। दिशा तनय को देखने लगी। तनय बाकी की पिलो रखते हुए बोला, और ये पिलो इसको तुम अपने पैरों के नीचे रख लेना जब भी तुमको हल्का सा पेट में पेन फील हो। दिशा ध्यान से तनय को देख रही थी कि एक पिलो तनय ने दिशा के बगल में ही लेकिन जमीन पर रख दी और बोला, और मैं नीचे सीने वाला हूँ, मुझे नींद में होश नहीं रहता, मेरे हाथ पैर भी बहुत चलते हैं नींद में। मैंने गलती से हाथ या पैर तुम्हारे पेट पर रख दिया तो नहीं, मेरा बच्चा दब जाएगा, इसलिए मैं 9 महीने तक तुम्हारे साथ पर यहाँ नीचे सोऊंगा। चलो अब जल्दी से सो जाओ, तुम 10 मिनट लेट हो अपने स्लीपिंग टाइम से, ऐसे नहीं चलेगा, तुमको सारे काम टाइम से करने हैं, ओके? और खास कर सोने वाला, तुम जितना सोओगी बेबी भी उतना सोएगा, फिर वो भी मेरे जैसे कुंभकर्ण होता, और बाद में हम दोनों दिन रात फैल के सोएंगे। दिशा की आंखें फिर बड़ी हो गई। तनय कितना सोचता है और किस किस दिशा में जा सोचता है। दिशा तो बेचारी तनय के हर रूप से शौक में ही रहती थी। क्या मनन पकड़ पाएगा अदा को? क्यों है चीफ इतने समय से शांत? क्या वो कर रहा है बॉम्ब फूटने का वेट? क्यों आ रहा है अदा को इतना गुस्सा? क्या अदा का गुस्सा ही है चीफ का बॉम्ब? आपको क्या लगता है कमेंट करके बताएं, और आज का एपिसोड कैसा लगा ये भी बताना ना भूलें। एपिसोड 138, अदा प्रेग्नेंट है। नेक्स्ट डे शाम को जन्य मुंह बना के बैठा था। दिशा उसके पास आई और बोली, भाई ये क्या है, आप दोनों अपनी ही जिद में हो। जन्य, मैं किसी जिद में नहीं हूँ, मैंने उसको कल भी बोला चलो मेरे साथ, आज भी कई बार कॉल किया पर वो कॉल का जवाब नहीं दे रही, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। दिशा, भाई आप उसको जानते हो वो कितनी जिद्दी है, प्लीज आप ही थोड़ा सॉफ्ट हो जाओ, आज उसकी शादी है। जन्य,
मैं उसको जानता नहीं हूँ पर जानना चाहता हूँ, पर वो नहीं चाहती मैं उसको जानूँ। और ऑलरेडी मैं इतना सॉफ्ट हो चुका हूँ, अब किसी के लिए अपना वजूद नहीं खो सकता। दिशा, भाई प्यार में वजूद की बात कहाँ से आ गई? जन्य सीरियस टोन में बोला। वजूद की ही बात है। तुमको पता है, कल बच्ची हमारे हाथों से बस जाते जाते बची। तुम सोच भी सकती हो अगर अधीप समय से वहां नहीं पहुंचता तो क्या होता? दिशा सीरियस हो गई और बोली, अधा के ऊपर वहां भी खतरा था? जन्य, हाँ, और मैं पागलों जैसे घूम रहा था। मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी बच्ची है। ये बस मेरी ड्यूटी नहीं है, मेरी जिम्मेदारी है, और मैं बस अपने प्यार के चक्कर में फंस के अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पाया। अब तुम बताओ क्या करूं? रिधिमा के आगे भीख मांगू जाके? इतना तमाशा पहले ही हो चुका है, मैं नहीं चाहता और हो। दिशा भी सीरियस हो गई थी। उसको भी अब जन्य गलत नहीं लग रहा था। जन्य अपनी जगह सही था। जन्य जितना कर सकता था उसने अपने एंड से किया। अब रिधिमा नहीं समझ रही हैं, फिर भी ऐसे रिधिमा को छोड़ देना भी दिशा को सही नहीं लग रहा था। इसलिए वो फिर जन्य को कुछ बोलने जा रही थी, पर उससे पहले अधीप और तने रेडी होकर आए। तने अधीप से बोला, गिलहरी नहीं चलेगी क्या? अधीप बोला, नहीं, दिशा घर में है और जन्य भी है तो उसके लिए यही अच्छा है वो घर पर रहे। वैसे भी जो कल हुआ उसके बाद मैं चांस नहीं लेना चाहता। वो लड़का बहुत शातिर है। पूरे कैमरे में कहीं एक बार भी उसका फेस नहीं दिखा। तने ने ओके कहा, फिर जन्य से बोला, तू तो जाएगा नहीं तो दिशा और गिलहरी का ध्यान रखना। हम दोनों रिधिमा की शादी में होकर आते हैं। जन्य की आंखें बड़ी हो गई। वो चिल्लाते हुए बोला, क्या तुम दोनों उसकी शादी में जा रहे हो? तने बोला, और नहीं तो क्या, रिधिमा ने हमको पर्सनली 4 बार कॉल करके बुलाया है। अब तुम दोनों का मसला तुम्हारा है, पर हमारी दोस्ती अपने जगह। हम नहीं जाएंगे तो उसको अच्छा नहीं लगेगा। जन्य सीरियस हो गया। उसको रिधिमा पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने अधीप और तने को 4 बार कॉल किया, लेकिन उसके इतने कॉल्स का एक बार भी जवाब नहीं दिया। जन्य के गुस्से से भरे फेस को देख के तने और अधीप दोनों मुस्कुरा दिए और जन्य को बाय करते हुए वहां से चले गए। दिशा भी दोनों को हैरानी से देख रही थी। दोनों के जाते ही जन्य अपना सिर पकड़ के सोफे पर बैठ गया। अब बोले भले चाहे वो जो भी, पर दिल तो भाई का जल ही रहा था और अधीप और तने के जाने से उस आग में और घी पड़ गया था। दिशा भी जन्य को ऐसे बैठा देख के बोली, भाई ये सोचने का नहीं, कुछ गुजरने का समय है। आपको याद है जब तने मेरे प्यार को नहीं समझता था तो आपने क्या बोला था? जब प्यार से सामने वाले को समझ ना आए तो लगाओ कान के नीचे 4। प्यार नहीं पर दर्द जरूर समझ आएगा, लेकिन उसको छोड़ो ना। और भाई रिधिमा कौन सी आपकी गर्लफ्रेंड है? वो तो आपकी वाइफ है, और अपनी ही वाइफ की शादी कैसे ही कोई होने दे सकता है? अब जन्य का दिल जल रहा था तो उसको दिशा की बातें भी सही लग रही थीं। जन्य ने तिरछी नजरों से दिशा को देखा, फिर हल्का सा मुस्कुरा दिया और बोला, चलो अब अच्छे से तहलका मचा ही देते हैं। दिशा खुश हो गई और बोली, मैं अदा को लेकर आती हूँ। जन्य ने ओके कहा तो दिशा चली गई। जन्य ने फिर अपना फोन निकाला और किसी से बात करने लगा। कुछ समय बाद रिधिमा घूंघट डाले विशाल के साथ फेरे लेने के लिए खड़ी हुई कि वहां पुलिस आ गई और बोली, ये शादी नहीं हो सकती। सभी पुलिस को देखने लगे। मिस्टर सिंह आ गया और बोली, क्यों सर? इंस्पेक्टर बोले, आपके खिलाफ कंप्लेन है, आप अपनी लड़की की शादी जबरदस्ती करवा रहे हैं। मिस्टर सिंह, ये आपसे किसने बोला? इंस्पेक्टर, खुद दुल्हन के पहले पति ने। मिस्टर सिंह सीरियस हो गए। तभी उनकी नज़र थोड़ी दूर पर बैठे जन्य पर गई, जो उनको हाई कर रहा था। मिस्टर सिंह ने अपनी आंखें छोटी कर ली और बोले, सर आपको झूठी कंप्लेन की गई है। कि जन्य उठ के वहां आया और बोला, कंप्लेन तो सही है, और अब ये भी सही है कि आप कुछ समय के लिए जेल जाओ। बहुत नाटक कर लिया आपने। मिस्टर सिंह जन्य को देखते हुए बोले, तुम फिर तमाशा करने आ गए? जन्य रूढ़ होते हुए बोला, इस बार आपको अपनी ससुराल और अपनी वाइफ को उसकी ससुराल ले जाने आया हूँ। मिस्टर सिंह घूर के जन्य को देखने लगे। मतलब क्या था जन्य का? पर जन्य ने फिर मिस्टर सिंह को अपनी बात बोलने का मौका नहीं दिया और मंडप की तरफ बढ़ गया। मिस्टर सिंह आगे आया और बोले, देखो जन्य, मुझे अभी कोई तमाशा नहीं चाहिए। जन्य ने रिधिमा का हाथ पकड़ लिया और बोला, तमाशा तो आपने बना रखा है। आप बहुत अच्छे से जानते हैं मैं रिधिमा से प्यार करता हूँ और उसकी शादी मुझसे हो चुकी है। उसके बाद भी आपने ये सब तमाशा किया हुआ है। आपको क्या लगा मैं चुपचाप बैठा रहूंगा? लेकिन आपके खिलाफ बहुत अच्छे से केस लगाए हैं मैंने। अब मेरी वाइफ की शादी किसी और से करवाने की सजा तो मिलनी चाहिए ना आपको। तो अब आप कुछ समय जेल की हवा खाओ, बाकी बहुत जल्द ये विशाल भी आपके साथ कंपनी देने पहुंच जाएगा। मिस्टर सिंह की आंखें बड़ी हो गई। विशाल के फेस पर भी फूलों का सहरा सजा हुआ था, इसलिए जन्यांश की शक्ल नहीं देख पाया, पर जन्य का मन तो था विशाल का मुंह तोड़ दे। रिधिमा जन्य से हाथ छुड़ाने लगी तो जन्य ने और कस के रिधिमा का हाथ पकड़ लिया और बोला, अब बिना किसी नाटक के मेरे साथ चलो। एक शब्द भी बोली तो अच्छा नहीं होगा। बोल के जन्य रिधिमा का हाथ पकड़े मंडप के नीचे लाया और बाहर की तरफ ले जा रहा था कि अचानक उसके कानों में गाने की आवाज पड़ी, ओ हो। जन्य ने तुरंत पीछे पलट के देखा तो तनय, अदा और रिधिमा डीजे पर हाथ में कोल्ड ड्रिंक्स की बोतलें लिए डांस कर रहे थे। उनके साथ विशाल भी था।
जने ने फिर अपने साथ खड़ी लड़की को देखा और तुरंत उसका हाथ छोड़ दिया कि उस लड़की ने अपना घूंघट उठाया और बोली, जीजू प्लीज मैं शादी कर लूं, यह 4 साल बाद मुहूर्त निकला है। जन्ने बेचारा झेंप गया, वो क्या ही बोलता। उसने अपना सिर हिला दिया। बेचारे जन्ने को जोर का झटका शर्मिंदगी से लगा था। उसने जोश जोश में ये क्या कर दिया, लेकिन वो ज्यादा सोचता उससे पहले दिशा पीछे से आई और जन्ने के कंधे पर हाथ रख के बोली, तो भाई आपकी दुल्हन डांस करते हुए कैसी लग रही है। जन्नी ने फिर स्टेज की तरफ देखा तो रिधिमा विशाल के साथ डांस कर रही थी। जन्ने फिर सीरियस हो गया तो दिशा ने उसका हाथ पकड़ा और स्टेज के पास ले आई। रिधिमा ने जन्ने को देखा तो हंस दी और उसके पास आके उसके कमर से कमर मारते हुए बोली, जाओ जाओ ले जाओ उसको अपने साथ। जन्ने मुंह बना के रिधिमा का हाथ पकड़ के रोकते हुए बोला, ये सब क्या नाटक है। रिधिमा मुस्कुराते हुए बोली, अरे हद है यार, मेरी मौसी की लड़की की शादी है, अब क्या मैं नाच भी नहीं सकती। जन्ने शौक होते हुए बोला, क्या और तुम्हारी शादी। रिधिमा ने जन्ने को आंख मारी और बोली, बस तुमको जलाने का मन था तो जला डाला, जलाना दिल। जन्ने घूर के रिधिमा को देखने लगा। तने भी जन्ने के पास आ गया और बोला, बस जला नहीं राख हो गया बेचारे का दिल। बोल के तने हंसने लगा तो जन्ने उसको घूरते हुए बोला, तुझे सब पता था। तने ने जन्ने के गले में हाथ डाल दिया और बोला, हाँ पता था और ये सब मेरा ही प्लान था। जन्ने की आंखें बड़ी हो गई। तने हंस दिया और बोला, क्या बे घूर क्या रहा है, बोला था ना जिस दिन तुझे प्यार होगा अच्छे से तेरी बारात निकालूंगा। जन्ने ने तने को गुस्से में देखा और उसका हाथ अपने गले से हटा के मोड़ते हुए बोला, तू किसी दिन मेरे हाथों से जान से ना चले जाए। तने ने रोने से सूरत बना ली और बोला, मार क्या रहा है यार, तेरी ही सेटिंग जमाई है, ये तो मान ही नहीं रही थी। जने ने तने का हाथ छोड़ दिया तो तने जने की तरफ घुमा और बोला, और तुझे क्या लगा, तू एटीट्यूड में बैठा रहेगा तो हम सब भी बैठे रहेंगे। अगर आज सच में शादी हो रही होती तो तू अपनी दुल्हन को भगाता या ना भगाता, हम दोनों जरूर भगा देते। जन्ने ने तुरंत अदीप की तरफ देखा जो खड़ा मुस्कुरा रहा था। जन्ने भी मुस्कुरा दिया। कल जो तमाशा हुआ, जन्ने ने तो मिस्टर सिंह से बात नहीं की, लेकिन अदीप ने सुबह होते ही मिस्टर सिंह से बात कर ली और उसको पता चला कि मिस्टर सिंह जन्ने को रिधिमा से दूर नहीं करना चाहते। वो तो रिधिमा को जन्ने को थोड़ा परेशान करना है, क्योंकि 1 महीने वो परेशान हुई, इसलिए सब नाटक है। और शादी रिधिमा की नहीं उसकी कजिन सिस्टर की है। तभी अदीप, तनय और रिधिमा ने ये प्लान बनाया। और जब अदीप घर से निकल रहा था तो वो अदा को सब समझा के निकला और अदा ने दिशा को सब बता दिया। सभी को सब पता था, बस जन्ने को छोड़ के। सबने सोचा था क्या पता अब जन्ने रिधिमा को घुटने पे बैठ के प्रपोज कर दे, लेकिन जन्ने तो पुलिस ही ले आया। अपने बॉडीगार्ड से इलो इलो की उम्मीद नहीं कर सकते। तने फिर जन्ने को कंधे से कंधा मारते हुए बोला, अब बोल दे। और तने वहां से अदा के साथ डांस करने चला गया। जन्ने ने रिधिमा की तरफ देखा तो रिधिमा मुंह बना के बोली, क्या देख क्या रहे हो, कार्ड वाले को एक स्पेशल कार्ड बनाने का पैसा तुमको ही देना है। जन्ने रिधिमा को देखते हुए बोला, तो ये सब नाटक था रिधिमा, और नहीं तो क्या, तुमको लगता है एक बार तुम्हारी जैसी बुलडोजर से शादी करने के बाद मैं फिर से तुमसे शादी करूंगी। ना नको, बिल्कुल ना, एक ही गलती में 2 बार कैसे कर सकती हूँ। जन्या, तो मुझसे शादी करना गलती थी। रिधिमा, हाँ अब तुम बोल रहे हो तो गलती ही होगी। जन्ने चिढ़ गया और बोला, देखो। रिधिमा तुरंत बोली, दिखाओ क्या दिखाना है। जन्ने ने अपनी आंखें छोटी कर ली तो रिधिमा बोली, तुम रहने दो, तुम खजूर के खजूरी रहोगे, मोटी बुद्धि। सबको पता है मेरे नाटक के बारे में, एक तुम ही हो गधरे। पापा को भी तुमसे कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन तुम रहने दो, तुमसे कुछ उम्मीद रखना ही बेकार है। जन्ने ने तुरंत घूम के मिस्टर सिंह की तरफ देखा तो वो मुस्कुरा दिए, फिर दिशा से बात करने लगे। जन्ने भी इस बार मुस्कुरा दिया। रिधिमा उसको देख के बोली, मुस्कुराओ मत, मैं अभी भी गुस्सा हूँ, बस अदा के लिए माफ किया है, वरना इससे ज्यादा सजा देने वाली थी मैं तुमको। एक तो 1 महीने तक मेरी खबर नहीं ली, ऊपर मेरे पापा को मारा। बेटा तुमको तो ना मैं पूरे जीवन दूंगी, तब मेरा बदला पूरा होगा। जन्ने ने रिधिमा को देखा और वहीं घुटने के बल बैठ गया। रिधिमा को जन्ने से कोई उम्मीद नहीं थी तो वो जाने लगी, लेकिन जन्ने ने उसका हाथ पकड़ के खींच के उसको अपने सामने बिठा लिया। रिधिमा जन्ने को गुस्से में देखते हुए कुछ बोलने जा रही थी कि जन्ने ने उसके होंठों पर उंगली रखी और बोला, आई लव यू। रिधिमा शॉक हो गई। वहां खड़े सभी लोग हुटिंग करने लगे। रिधिमा को तो विश्वास ही नहीं हुआ जन्ने ने उसको आई लव यू कहा, इसलिए वो हैरानी से बोली, क्या बोला तुमने। जन्ने बोला, आई लव यू वाइफी, क्या तुम मुझसे दोबारा शादी करने की गलती करोगी। रिधिमा की आंखों से आंसू आ गए। वो तुरंत जन्ने के गले से लग गई और बोली, हाँ क्योंकि नहीं मैं तो मरी जा रही हूँ, हाई गुड़ खा लूं इस प्रपोजल पर तो। जन्ने ने भी रिधिमा को हक कर लिया। सभी फिर तालियां बजाने लगे। अदा भी उछल के दोनों के पास आके बैठ गई और दोनों को ऊपर से हक करते हुए बोली, कैसा लगा सरप्राइज जन्ने ब्रो। जन्ने रिधिमा से थोड़ा दूर हुआ, फिर अदा और रिधिमा को एक साथ हक करते हुए बोला, बहुत अच्छा। अदा मुस्कुरा दी और बोली, जन्ने ब्रो आप भी वो आग के पास गोल गोल रानी खेलो ना, फिर मैं आप दोनों के ऊपर फूल फेंकूंगी। जन्ने और रिधिमा दोनों हंस दिए। फिर रिधिमा और जन्ने शादी के लिए रेडी होने चले गए। जन्ने पहले ही चेंज करके आ गया था तो सीधा मिस्टर सिंह के पास आके खड़ा हो गया। मिस्टर सिंह भी शांति से खड़े थे। दोनों के बीच इतना कुछ हो गया था कि दोनों के बीच बात करने लायक कुछ बचा नहीं था, लेकिन जन्ने ही इस शांति को तोड़ते हुए बोला, सॉरी। मिस्टर सिंह ने जन्ने की तरफ हैरानी से देखा तो जन्ने बोला, ऐसे मत देखिए, बहुत सालों से आप मुझे जानते हैं और मेरे गुस्से को भी, तो तुम मुझे एक बच्ची के हाथों पिटवारोगे।
जन्ने फिर मिस्टर सिंह को अदा ने जो कल हाल किया वो याद आ गया और उसके फेस पर हल्की सी मुस्कान आ गई। मिस्टर सिंह जन्ने को घूर के देखने लगे तो जन्ने अपनी हंसी रोकते हुए बोला, सॉरी, पर बच्ची ऐसे कुछ करेगी अंदाजा नहीं था। मिस्टर सिंह कुछ नहीं बोले और सामने से आती हुई रिद्धिमा को देखने लगे जो दिशा और अदा के साथ आ रही थीं। जन्ने की नजरें रिद्धिमा पर टिक गईं। लाल जोड़े में वो बहुत प्यारी लग रही थी। जन्ने फिर सीरियस टोन में बोला, मैं हमेशा रिद्धिमा का ख्याल रखूंगा। आपके और मेरे बीच के रिश्ते का कुछ बोल नहीं सकता, पर मेरे और रिद्धिमा के रिश्ते के बीच कोई खटास नहीं होगी और न ही गुस्सा। मिस्टर सिंह ने जन्ने की तरफ देखा और मुस्कुरा के उसका हाथ पकड़ के मंडप की तरफ ले जाने लगे। जन्ने भी मुस्कुरा दिया। कुछ ही देर में जन्ने और रिद्धिमा शादी के लिए खड़े हो गए तो अदा बहुत खुश हो गए और दोनों के ऊपर फूल फेंकने लगी। अदा ने अदीप के हाथों में फूलों की पूरी थाली पकड़ाई हुई थी और अदीप उसको घूर रहा था, लेकिन अदा को कोई फर्क पड़ना था क्या? अदा को बड़ा मजा आ रहा था फूल फेंकने में कि वो अदीप से बोली, मुझे भी ऐसे गोल गोल रानी करना है, फिर सब मेरे ऊपर भी फूल फेंकेंगे, पर मैं किसके साथ खेलूं? बोल के अदा इधर उधर देखने लगी, लेकिन अदीप के दिल में आग लग गई। अदा किसी और के साथ फेरे लेगी, अदीप अदा को आग के ऊपर उल्टा। एपिसोड 139 रिजल्ट पॉजिटिव आया। सभी उस डॉक्टर की बात सुन के शॉक हो गए, पर तनय गुस्से में आ चुका था। वो अपनी गिलहरी को ऐसे नहीं देख सकता था। एक तो उसकी गिलहरी होश में नहीं आ रही थी, ऊपर से ये डॉक्टर बकवास कर रही थी। तनय को वैसे भी पहले तो गुस्सा नहीं आता था, लेकिन जब आता था तो वो आगे पीछे या फिर बड़ा छोटा कुछ नहीं देखता था। उसने सीधा उस डॉक्टर को धक्का देकर दूर कर दिया और बोला, क्या है, हाँ, बकवास मत करो, समझी, निकलो यहाँ से। वो लेडी जमीन पर गिर पड़ी और हैरानी से तनय को देखने लगी। बाकी सब भी हैरान थे। उस लेडी की उम्र 52-53 साल होगी और तनय ने उसकी उम्र का जरा भी ख्याल नहीं किया, लेकिन वो लेडी उठ के गई नहीं तो तनय और चिढ़ गया और गुस्से में उस लेडी को मारने के लिए उठ के उसके पास आया, लेकिन जन्ने ने उसको रोक लिया और अदीप से तुरंत बोला, पहले घर चलो। अदीप को भी यही सही लगा। उसको किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं थी, वो खुद पता लगा लेगा अदा के बारे में। कुछ ही घंटे में पूरी गैंग घर पहुंच चुकी थी। अदीप सीधा अदा को लेकर अपनी लैब में चला गया था। बाकी सब वहीं बाहर टेंशन में खड़े थे, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। अदीप ने अदा का ब्लड टेस्ट के लिए लिया तो अदा होश में आ गई, लेकिन अदीप के फेस पर अलग ही गुस्सा था तो बेचारी की कुछ बोलने की हिम्मत नहीं पड़ी। अदीप ने ब्लड टेस्ट किया तो उसकी आंखों में खून उतर आया। उसने गुस्से में पूरे काउंटर पर रखा सामान नीचे फेंक दिया। अदा भी डर से चीख पड़ी और एक साइड में दुबक के बैठ गई। बाहर इतनी तोड़ा ताड़ी की आवाजें आई तो सभी समझ गए। अदीप ने टेस्ट कर लिया और रिजल्ट पॉजिटिव आया, मतलब अदा प्रेग्नेंट है। पर कैसे है? सभी अदीप को अच्छे से जानते थे। अदीप कभी अदा को हाथ नहीं लगा सकता। फिर ये बच्चा, क्या किसी ने धोखे में अदा का फायदा उठाया? लेकिन कब, कैसे? अदा तो हर टाइम सिक्योरिटी के बीच रहती है। इतने सवालों के बीच किसी की हिम्मत नहीं पड़ी अंदर जाने की। जन्ने और तनय भी बहुत गुस्से में थे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से जन्ने के दिमाग में कुछ आया और वो सोचते हुए लड़खड़ा सा गया। तनय ने उसको सहारा देके संभाला और बोला, क्या हुआ? जन्ने की आंखें भर आई। उसका दिल कुचला जा रहा था। उसके गले में शब्द फंसे गए थे कि तनय ने गुस्से में जन्ने का गला पकड़ लिया और बोला, बोल, तू जान गया है ना, बच्चे के साथ ये किसने किया? जन्ने ने अपनी आंखें भींच ली और उसकी आंख से आंसू निकल गया। दिशा और रिद्धिमा दोनों घबराई हुई जन्ने को देख रही थी कि तनय जन्ने का गला और जोर से दबाते हुए बोला, बोल, वरना मैं गुस्से में क्या करूंगा नहीं पता। जन्ने ने एक गहरी सांस ली और बोला, मुझे नहीं पता, पर मुझे लगता है जिस दिन मुझे हिप्नोटाइज किया गया उस रात बच्ची के साथ कुछ हुआ। बच्ची उस समय कुछ बोल भी नहीं सकती थी तो वो हमको कुछ बता नहीं पाई। तनय सुनने सा पड़ गया। उसके दिल पर, क्या पूरे शरीर पर किसी ने पहाड़ रख दिया हो, ऐसा फील हुआ। तनय का शरीर कांप सा उठा और वो वहीं सोफे पर धम से बैठ गया और अपना मुंह अपने हाथों में छुपाते हुए भरे गले से बोला, तो तू बोलना चाहता है तुझे हिप्नोटाइज करके कोई क्या बता? गिलहरी का दुश्मन वो चीफ है? मतलब वो चीफ तेरी आंखों के सामने गिलहरी को ले गया और उसके आगे तनय के पास ना बोलने को शब्द थे ना हिम्मत। जन्ने अपना सिर नीचे करके खड़ा था। दिशा और रिद्धिमा की आंखों से भी आंसू निकल आए थे। तनय को ये सोच सोच के और गुस्सा आ रहा था कि जन्ने अदा के साथ था, फिर भी वो चीफ अदा के साथ। बस इतना सोचते ही तनय का खून खौल गया। वो उठा और बिना कुछ सोचे समझे जन्ने को बुरी तरह मारने लगा। जन्ने को भी यही लग रहा था सब उसकी वजह से हुआ, इसलिए उसने अपना बचाव तक नहीं किया। रिद्धिमा और दिशा दोनों तनय को रोकने की कोशिश करने लगी, पर तनय दोनों के बस के बाहर था। जैसे तैसे दोनों ने बॉडीगार्ड बुला के तनय को जन्ने से दूर करवाया। कि बॉडीगार्ड को देख के रिद्धिमा के दिमाग में कुछ आया। वो जन्ने के पास आके बोली, तुम्हारे साथ जब अदा होती है तो बॉडीगार्ड की एक टीम भी होती है, वो बता सकती है उस रात क्या हुआ था? जन्ने के मुंह से खून आ गया था, लेकिन उसको रिद्धिमा की बात में पॉइंट लगा। उस दिन बॉडीगार्ड थे उसके साथ। तनय भी रिद्धिमा की बात सुन के कुछ नॉर्मल हो गया था। जल्दी वहां बॉडीगार्ड की पूरी टीम मौजूद थी। जन्ने ने सभी से पूछा, उस रात क्या हुआ? तो सभी बोले, पता नहीं, हमारी गाड़ी के सामने आपकी गाड़ी थी, हम कुछ देख नहीं पाए और आपने ही गाड़ी से उतरने के लिए मना किया था। जन्ने ने फिर सवाल किया, कितनी देर में गाड़ी घर पहुंची? बॉडीगार्ड बोले, सर, जितना समय लगता है। लेकिन जन्ने को बॉडीगार्ड पे भरोसा नहीं था। हो सकता है ये सब चीफ से मिल गए हों, इसलिए झूठ बोल रहे हों। जन्ने ने गन लोड कर ली और एक बॉडीगार्ड के सिर में गोली मार के बाकी सबसे बोला, सच बोल दो वरना सब मारे जाओगे।
बॉडीगार्ड बार बार एक ही चीज बोल रहे थे, पर जन्य और तने उनकी बात पर विश्वास नहीं कर रहे थे, क्योंकि शक पूरा बॉडीगार्ड पर ही था, क्योंकि बॉडीगार्ड ही उस रात की गवाही दे सकते थे, क्योंकि जो हुआ उस रात को ही हुआ होगा, क्योंकि उसके बाद अदा कहीं नहीं गई। और वही एक ऐसा समय था जब चीफ अपना खेल खेल सकता था, और उसने शायद खेल भी दिया। एक तीर से दो निशाने, एक जन्य को मारना, दूसरा अदा, दोनों को। जन्य और तनय ने गुस्से में आधे बॉडीगार्ड मार दिए थे। उनका इससे भी जी नहीं भरा तो उन्होंने बाकी बॉडीगार्ड भी बुला लिए थे, मारने चालू कर दिए थे, क्योंकि सब तो एक ही टीम से, शायद किसी को सच पता हो और कोई डर से सच बोल दे। वहीं दूसरी तरफ चीफ अपने सामने अपनी परछाई मास्क मैन के साथ बैठा चेस खेल रहा था। चीफ ने अपना दांव चला और बोला, ये रही सह और ये मात। बोल के चीफ हंसने लगा तो वो मास्क मैन भी हंसने लगा। चीफ ने फिर अपना फोन निकाला और बोला, अटैक का टाइम हो गया, सब रेडी है ना? दूसरे साइड से आवाज आई, यस सर, सब रेडी है। चीफ मुस्कुरा दिया और चेस बोर्ड से राजा को उठा के हवा में उछालते हुए बोला, तू तो गया रे अधिप, अब अदा भी मेरी और कोहिनूर भी मेरा। वहीं तनय और जन्ने ने अपने 85% बॉडीगार्ड मार दिए थे। उनको अब सबके ऊपर शक हो रहा था। वहीं अधिप गुस्से में सारा सामान फेंक रहा था। उसने अपनी पूरी लैब बर्बाद कर दी थी। अदा डरी सहमी एक कोने में बैठी सुबक सुबक के रो रही थी। उसको आज अधिप अपना बॉस नहीं राक्षस दिख रहा था, जो पता नहीं कब गुस्से में उसको भी चाकू से गोद देगा। कि एक कांच का शीशा उछल के अदा के पास गिर के टूटा तो अदा और जोर से चीख पड़ी और जल्दी से पास में रखी टेबल के नीचे जाके छुप गई। अदा की आवाज से अधिप ने घूम के अदा को देखा, जो आंखें भींचे सिकुड़ के टेबल के नीचे छुप के बैठी थी। अधिप का दिल भर आया। वो चल के अदा के पास आया और नीचे बैठ के अदा को बाहर निकालने लगा कि अदा डर से पीछे हो गई। अधिप को दिल पर और चोट लगी। उसने फिर एक हाथ से अपना कान पकड़ लिया और दूसरा हाथ अदा की तरफ बढ़ाते हुए बाहर आने का इशारा किया तो अदा डरते हुए बाहर आ गई। अधिप ने अदा को सीने से लगा लिया और उसको शांत कराने लगा। अधिप सब समझ रहा था। अदा का किसी ने फायदा उठा लिया। बेचारी बच्ची कुछ बोल भी नहीं पाई। बोलने भी तो कैसे जब कुछ ज्ञान ही नहीं है तो। वो तो ना नफरत कर सकता है और ना ही गुस्सा। बेचारी अदा के साथ हुआ क्या उसको खुद कुछ नहीं पता। अधिप का दिल बस दर्द से भरा हुआ था। वो अदा से कुछ पूछे भी तो कैसे, पता नहीं जिसने अदा का फायदा उठाया तब अदा होश में थी या नहीं, कौन हो सकता है वो। बहुत से सवाल थे अधिप के दिमाग में। उसको अब तो ये तक सोच के गुस्सा आ रहा था कि अदा को 1.5 महीने हो गए पीरियड नहीं आए, उसने ध्यान क्यों नहीं दिया। अदा रोते हुए खांसने लगी तो अधिप ने उसको गोद में उठाया और सारे टूटे कांच से बचते हुए टेबल के पास आया और अदा को पानी पीने को दिया। लेकिन अदा के हाथ कांप रहे थे तो अधिप ही अदा को पानी पिलाने लगा। अदा डरी हुई सी पानी पीते हुए अधिप को देख रही थी, लेकिन अधिप की नजरें नीचे थी। अधिप बहुत गिल्ट फील कर रहा था। अदा उसकी जिम्मेदारी, उसकी वाइफ, और वो उसका ध्यान नहीं रख पाया। अधिप खड़ा अदा को पानी पिला रहा था कि रिधिमा भागते हुए अंदर आई और घबराते हुए अधिप से बोली, वो दिशा, वो। अदीप शॉक हो गया और बोला, क्या हुआ दिशा को? रिधिमा घबराई हुई सी बोली, हमको तुरंत उसको हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। वो तने के धक्के से गिर गई। अदीप को एक और धक्का सा लगा। वो तुरंत बाहर की तरफ भागा और बाहर आया तो उसकी आंखें बड़ी हो गई। पूरे हॉल में बॉडीगार्ड की लाशें बिछी थी और दिशा जमीन पर पड़ी अपना पेट पकड़ के डिक टिक के रो रही थी। तने उसको दिलासा दे रहा था, कुछ नहीं होगा, तुम हिम्मत रखो, क्यों आई तुम बीच में। जन्य और तने होश खो के बस बॉडीगार्ड को मारे जा रहे थे तो दिशा और रिदिव्या दोनों को रोकने की कोशिश करने लगी, लेकिन गुस्से में तने ने दिशा को पीछे किया। लेकिन दिशा संभल नहीं पाई और पेट के बल गिर पड़ी। अदीप भी भाग के दिशा के पास आया। तब तक जन्या भी बाहर से आया और बोला, गाड़ी रेडी है, जल्दी चलो। तने ने दिशा को गोद में उठा लिया। रिधिमा अदा को अपने साथ ले आई थी। अभी अदा को अकेले नहीं छोड़ा जा सकता था, इसलिए सभी एक साथ हॉस्पिटल के लिए निकल गए। दूसरे साइड चीफ अपने लैपटॉप में अदीप के घर के अंदर का पूरा सीन देख के जोर जोर से हंस पड़ा और बोला, ये तो बोनस पॉइंट मिल गया मुझे। चीफ की बात सुन के वो मास्क मैन भी हंसने लगा। आज का पार्ट कैसा लगा कमेंट करके बताएं, और आपको क्या लगता है किस अटैक की बात कर रहा था चीफ? क्या हॉस्पिटल में होने वाला है बड़ा कांड? अदा अदीप शांत देख के सभी हॉस्पिटल पहुंच गए थे। रिधिमा दिशा को रूम में लेकर चली गई, बाकी सब बाहर थे। कि कुछ देर बाद रिधिमा आंखों में आंसू लिए बाहर आई। उसके साथ एक और डॉक्टर थी। सभी रिधिमा को डर से देखने लगे। रिधिमा के एक्सप्रेशन ही बता रहे थे कुछ गलत हुआ है। तनय आगे आया और रिधिमा से बोला, दिशा और मेरा बच्चा ठीक है ना? रिधिमा की आंखों से आंसू बह निकला और वो रुंधे गले से बोली, दिशा के बच्चे को नहीं बचा पाए। तने को एक धक्का सा लगा, बाकी सबका भी यही हाल था। रिधिमा आगे बोली, और दिशा की ब्लीडिंग बहुत हो रही है, डॉक्टर का कहना है उसको बचा पाना भी मुश्किल है। सभी के पैरों तले जमीन खिसक गई। रिधिमा आगे बोली, तुम सब उससे एक बार मिल लो। सभी की आंखें नम हो गई थी। सभी तुरंत अंदर आए तो अंदर का नजारा देख के सभी की आंखें बड़ी हो गई। तनय की आंखों में जो आंसू थे उसकी वजह से उसे लगा शायद उसने कुछ गलत देखा। उसने अपनी आंखें मसली पर सामने वही पहले जैसा नजारा था तो वो बस चीखने वाला था कि रिधिमा ने जल्दी से उसका मुंह बंद कर दिया। और इसी बीच डॉक्टर ने अदा के फेस पर क्लोरोफॉर्म डाल के बेहोश कर दिया था ताकि अदा चीखे नहीं।
अदीप थोड़ा शॉक हो गया था, लेकिन सामने दिशा एक साइड में खड़ी थी और सभी को कुछ भी न बोलने का इशारा कर रही थी। किसी को कुछ समझ नहीं आया। तनय ने भी रिधिमा के हाथ पर मारा तो रिधिमा ने मुंह बना लिया। रिधिमा को लगी तो बहुत तेज थी, उसका मन भी था वो उल्टा तनय के चिपका दे, लेकिन अभी इस चीज का समय नहीं था। इसलिए रिधिमा ने तनय को मुंह बना के चुप रहने का इशारा किया और डॉक्टर जिस पैड में मरीज की दवा लिखते हैं वो उठा के उसमें लिखा, सभी 2 मिनट एक्टिंग करो, सबके फोन हैक हैं, चीफ हमें सुन रहा है। सभी को शौक में एक और शौक लगा। रिधिमा ने तनय को फिर इशारा किया तो तनय ने अपना सिर हिलाया और दिशा के पास आके उसको हक करते हुए नम आवाज में नाटक करते हुए बोला, तुमको कुछ नहीं होगा, हम अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाएं, मैं तुमको कुछ नहीं होने दूंगा। दिशा मुस्कुरा दी और तनय के पेट में चुटकी काट ली। तनय ने दिशा को छोड़ दिया और अपने मुंह पर हाथ रख के उछल पड़ा। सभी के फेस पर हल्की सी मुस्कान तैर गई। दिशा भी नाटक करते हुए अटक अटक के बोली, मेरा बचना मुश्किल है, जब तक जिंदा हो चाहती हो तुम सब मेरे पास रहो। तभी रिधिमा नाटक बोली, दिशा प्लीज तुम ज्यादा मत बोलो, तुम्हारी कंडीशन और बिगड़ रही है, हम सब यहीं रहेंगे तुम्हारे पास। रिधिमा फिर बाकी सबसे इशारे में फोन देने को बोलते हुए मुंह से बोली, सब यहाँ रुक सकते हो पर प्लीज कोई दिशा से बात मत करना। सभी ने रिधिमा के हाथ में अपने अपने फोन दे दिए तो रिधिमा ने उस डॉक्टर को सारे फोन दिए और वहां से जाने का इशारा किया तो वो डॉक्टर वहां से चली गई। डॉक्टर के जाते ही रिधिमा ने गहरी सांस ली, बोली, सॉरी गाइज, ये नाटक करना पड़ा। अदीप तुरंत बोला, तुमने चीफ का नाम लिया? रिधिमा ने अपना सिर हाँ में हिलाया और बोली, हाँ मैं सब समझाती हूँ, तुम सब बैठो। सभी वहां पड़ी चेयर पर बैठ गए। रिधिमा ने फिर दिशा को बेड पर लेटने को कहा। रिधिमा फिर सबसे बोली, इस बार चीफ ने बहुत बड़ा जाल फेंका है और हम सब फंस चुके हैं। ऑपरेशन रूम के अंदर कैमरे नहीं है, इसलिए वो हमको देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता, वरना चीफ ने हमको चारों तरफ से घेर लिया है। सभी हैरानी से रिधिमा को सुन रहे थे। रिधिमा आगे बोली, चीफ इस टाइम डार्क वेब का यूज कर रहा है। डार्क वेब का तो मतलब सभी समझते हैं, इंटरनेट का वो साइट जहां से हम सामने वाले की सांसें तक गिन सकते हैं, मतलब उसकी वो बातें जो उसके सिवा कोई नहीं जानता वो जान सकते हैं। और चीफ ने वही किया है हम सबके साथ। चीफ ने हमारे घर के अंदर के सारे कैमरे हैक किए हुए हैं, वो हमें जहां से चाहे देख सकता है, टीवी, फोन, कंप्यूटर सब हैक है। सब बंद होने के बाद भी वो हमको टीवी हो या कंप्यूटर सबके कैमरे से देख और सुन सकता है। इसलिए नाटक करके हॉस्पिटल आई, घर पे कुछ बात नहीं कर सकते थे और एक साथ घर से निकलते तो चीफ को पता चल जाता। जन्या तुरंत बोला, ये पॉसिबल ही नहीं है, कोई मेरे सिस्टम को ब्रेक नहीं कर सकता। रिधिमा गुस्से में जन्या को पेन फेंक के मारते हुए बोली, गधे तुमने खुद अपना सिस्टम ब्रेक किया है। जन्या शॉक हो गया और बोला, क्या? हाँ, उस चीफ ने डाना डाल के जाल बिछाया और तुम चल दिए उसके पीछे पीछे। सभी हैरानी से रिधिमा को सुन रहे थे। रिधिमा आगे बोली कि तुमने अपने सारे बॉडीगार्ड घर बुला लिए, तुम्हारे बंकर में कोई बचा नहीं, उसका फायदा चीफ ने उठाया। उसने तुम्हारे बॉडीगार्ड और सिस्टम पर बैठे लोगों को मार के सिस्टम पर अपने लोग बिठा दिए, अब सब उसके कंट्रोल में है। तने भी बीच में बोला, पर ये सब तुमको कैसे पता? रिधिमा चिड़वी बोली, क्योंकि मैं तुम्हारे जैसी चोमू नहीं हूं। तुमने बॉडीगार्ड को पकड़ा और मैंने वहां रोड पर लगे सीसीटीवी कैमरे को। बॉडीगार्ड सच बोल रहे थे, जन्या की गाड़ी कहीं नहीं रुकी, जन्या सीधा घर आया। हर सिग्नल पर जन्या की गाड़ी टाइम पर निकली। अदा का किसी ने फायदा नहीं उठाया, बस तुम सबको उस चीफ ने चूना लगा दिया और तुम सबके सब पान खाने निकल लिए। तने ने मुंह बना लिया और बोला, तुम ज्यादा ज्ञानी ना बनो, समझी? मुझे तो अब तुम्हारे ऊपर ही शक हो रहा है, तुम भी तो कहीं चीफ से नहीं मिली हो। रिधिमा ने अपना मुंह हैरानी से खोल लिया और राइटिंग पैड से तने को मारते हुए बोली, दुष्ट, तुझे उस चीफ के पास फेंकाऊंगी। एक तो मैं ये गुत्थी सुलझाने की कोशिश कर रही हूँ और तुम मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हो। दोनों को लड़ता देख अदीप शिरेस आवाज में बोला, तुमको ये बात कैसे पता चली चीफ ने सब हैक कर लिया? अदीप की आवाज से रिधिमा सीधे बैठ गई और बोली, गुरुजी, ये दोनों पागल होकर बॉडीगार्ड को मार गए थे, तो मैंने विशाल से बात की और कैमरे चेक करवाने को बोला। विशाल ने मुझे बताया जैन्या टाइम से घर आया, लेकिन मैं आगे उससे कुछ बात करती उससे पहले जैन्या के फोन में अलर्ट का मैसेज आया। वो मैसेज बस पलक झपकने भर का था। जैन्या ध्यान से रिधिमा की बातें सुन रहा था। उसके फोन में सेटिंग थी, अगर कोई भी नेटवर्क से छेड़छाड़ करता है तो उसके फोन में अलर्ट का मैसेज आता था। पर चीफ ने सबके फोन भी हैक कर लिए थे, तो तुरंत ही उस मैसेज को डिलीट करवा दिया। पर इत्तेफाक से उस समय रिधिमा जैन्या के फोन से विशाल से बात कर रही थी, तो उसने देख लिया, वरना किसी को कुछ पता नहीं चलता। रिधिमा अपना फोन अपने घर पर ही भूल गई थी। रास्ते में मिस्टर सिंह का हालचाल लेने को फोन आया तो जैन्या ने रिधिमा को ही फोन पकड़ा दिया था और तब से जैन्या का फोन रिधिमा के पास ही था। जब जैन्या और तने बॉडीगार्ड को मार रहे थे तो रिधिमा को कुछ अजीब गड़बड़ सी लगी। उसने चीजों को शांति से दूसरे पहलू से सोचना शुरू किया और विशाल से कैमरे चेक करने को बोला। उसकी बस विशाल से जैन्या के घर टाइम से आने भर की ही बात हो पाई थी।
आगे वो कुछ पूछ पाती उससे पहले उसको पता चल गया सब हैक हो चुका है। तो उसने तुरंत जानिया के फ़ोन से सारे मैसेज डिलीट कर दिए ताकि उसकी और विशाल की बातें चीफ तक ना पहुंचे। रिद्धिमा जानिया के व्हाट्सएप से बात कर रही थी और अलर्ट का मैसेज नॉर्मल मैसेज बॉक्स में आया था। तो इतनी जल्दी चीफ जानिया का व्हाट्सएप की चैट बॉक्स ओपन नहीं करता तो रिद्धिमा को मौका लग गया था, लेकिन ज़रूरी था सभी को ये बात बताना ताकि कोई ज़रूरी बात ना करे। ऊपर से वो ये भी नहीं जानती थी कि चीफ ने ऐसा क्यों किया है। वो सभी को ऐसे घर से बाहर नहीं निकाल सकती थी, इसलिए उसने दिशा से नाटक करने को कहा। दिशा तने के पास गई और जबरदस्ती ही संभल के पेट के बल गिर गई और रोने लगी। रिद्धिमा सभी को बता रही थी कि ऑपरेशन रूम का डोर ओपन हुआ और एक वार्ड बॉय मास्क लगा के अंदर आया और बोला मैम क्लीनिंग। रिद्धिमा ने एक नज़र डोर के सामने ही लगे कैमरे को देखा तो दिशा बेड पर आंखें बंद करके लेटी थी। रिद्धिमा ने एक चैन की सांस ली और बोली हाँ कर दो। दूसरी तरफ चीफ अपनी पैनी नज़र सब पर रखे था। उस कैमरे से दिशा को बेड पर लेटा देख वो निश्चित हो गया था सब उसके कंट्रोल में है। वो वार्ड बॉय अंदर आया और अपने फेस से मास्क हटा के सभी के बीच आ गया। ये विशाल था जिसको रिद्धिमा ने ही दूसरे डॉक्टर के फ़ोन से मैसेज करके बुलाया था। सभी विशाल को देखने लगे तो रिद्धिमा बोली मैंने ही इसको बुलाया है। अदीप का अब दिमाग घूम चुका था या फिर ये बोले सही जगह पर आ चुका था। डर में इंसान बस जो सामने होता है उन चीज़ों को लेकर ही सोचता है, लेकिन जब इंसान का दिमाग शांत होता है तो वो हर पहलू से सोचता है। वही हाल अभी अदीप का था। अदीप तुरंत विशाल से बोला तुम अपना लैपटॉप लाए हो? विशाल बोला लाया हूँ, लेकिन आप यहाँ लैपटॉप यूज़ नहीं कर सकते। हॉस्पिटल के कैमरे भी चीफ के कंट्रोल में है। यहाँ का सारा नेटवर्क वो कंट्रोल कर रहा है। अगर यहाँ कोई दूसरा नेटवर्क एक्टिव हुआ तो चीफ को हमें पकड़ते देर नहीं लगेगी। अदीप ने जानिया की तरफ देखा तो जानिया ने अपनी पलकें झपका दी और विशाल से रूड होते हुए बोला तुम लैपटॉप लो। अब भाई के दिल में अभी भी कुछ जलन तो थी ही। रिद्धिमा जब भी प्रॉब्लम में होती थी तो विशाल को ही कांटेक्ट करती थी। इस बात से अपने बॉडीगार्ड को मिर्ची तो लगनी ही थी। विशाल ने फिर अपने बैग से लैपटॉप निकाल के दिया तो जानिया ने कुछ देर उसमें कुछ किया, फिर लैपटॉप अदीप को देते हुए बोला अब वो चीफ इस नेटवर्क का पता नहीं लगा पाएगा। अदीप ने अपना सिर हाँ में हिलाया और लैपटॉप में कुछ करने लगा। बेचारी बिशा इतनी देर से अदीप की गोद में सिर रखे बेहोश अदा को ही देख रही थी। उसको अदा के ऊपर बड़ा तरस आ रहा था, इसलिए वो बोली पर मेरा दिल कहता है अदा प्रेग्नेंट नहीं है। कुछ तो गलत है जो हम समझ नहीं पा रहे, क्योंकि अदा बच्ची है। अगर कुछ भी उसके साथ मिसबिहेव होता तो वो एक टाइम के बाद जरूर बताती। जैसे याद है जब चीफ तने के भेष में आया था, अदा कितना डर गई थी। रिद्धिमा भी बोली लग तो ऐसा मुझको भी रहा है, लेकिन रिजल्ट पॉजिटिव आया है। तभी रिद्धिमा के दिमाग की बत्ती जली और वो बोली ओ तेरी, हम सब कसम से गधे हैं। हम अदा की अल्ट्रासोनोग्राफी कर सकते हैं, बच्चा हुआ तो अपने आप दिख जाएगा। सभी रिद्धिमा की बात से सहमत थे। रिद्धिमा उठने लगी, लेकिन अदीप जो इतनी देर से चुपचाप लैपटॉप में कुछ कर रहा था वो बोला कोई जरूरत नहीं है, अदा प्रेग्नेंट नहीं है। सभी फिर अदीप को देखने लगे। तने अदीप से बोला पर तूने ही तो टेस्ट किया था और रिजल्ट पॉजिटिव आया था। अदीप अपने आप से ही चिढ़ा हुआ बोला हाँ, उस समय मति भ्रष्ट हो गई थी जो ये भूल गया मैं एक ऐसे इंसान से लड़ रहा हूँ जिसका जीवन ही केमिकल पर चलता है। सभी सवालियों और कंफ्यूजन भरी नजरों से अदीप को देखने लगे तो अदीप ने लैपटॉप सभी की तरफ घुमा दिया और बोला ये देखो, अदा को ऐसा केमिकल दिया गया है जिससे उसकी बॉडी प्रेग्नेंट लेडी जैसे रिएक्ट करेगी। हार्मोन्स चेंज और केमिकल की वजह से ब्लड टेस्ट करने पर रिजल्ट पॉजिटिव ही आएगा। तने ने मुंह बना लिया और बोला ये चीफ पागला है क्या? ऐसे केमिकल कौन बनाता है और इसके पास इतना दिमाग आता कहाँ से है? अदीप बोला ये केमिकल चीफ ने नहीं बनाया, इसको बहुत साल पहले फॉरेन में एक लेडी ने बनाया था। वो भी एक साइंटिस्ट थी और लोगों का कहना है उसने कुछ टेस्ट अपने ऊपर किए थे जिसके रिएक्शंस की वजह से वो कभी मां नहीं बन सकती थी। उसने सरोगेसी के थ्रू बच्चा तो कर लिया, लेकिन जब उसने उस लेडी में चेंजेस देखे जो बच्चे के पेट के अंदर टाइम होते एक लेडी को होते हैं, तो उसने एक ऐसा केमिकल बनाया जिससे वो प्रेगनेंसी के टाइम की सारी चीजें फील कर सके। सभी मुंह खोलकर अदीप को सुन रहे थे। तने के मन में तो आ रहा था क्या सारे साइंटिस्ट बॉडम होते हैं, कुछ भी करते हैं। एक ही चीफ बॉडम और एक वो लेडी पगलेट, पर बेचारा बस सोच सकता था। उसका दोस्त जो साइंटिस्ट था और उसका दोस्त एकदम झक्कास था। अदीप ने अपनी मुट्ठी भींच और आगे बोला चीफ ने उसी केमिकल का यूज अदा पर किया है, इसीलिए अदा की बॉडी एक प्रेग्नेंट लेडी जैसे बिहेव कर रही है। रिद्धिमा तुरंत बोली तो उस लेडी ने इसको कोई एंटीडोट भी तो बनाया होगा। अदीप बोला नहीं, उससे पहले वो मर गई। सबके होश उड़ गए। अदीप आगे बोला केमिकल की वजह से हर महीने वैसा ही फील होता जैसे बच्चा पेट में बढ़ने पर एक नॉर्मल लेडी को होता है, लेकिन जब 9 मंथ लगा तो केमिकल की वजह से डिलीवरी पेन हुआ जिसके लिए वो रेडी नहीं थी। बच्चा नहीं था तो उसकी सारी नसें फट गई और वो मर गई। सभी की आंखें उल्लू जैसी फट गई और सभी को अब अदा के लिए डर लगने लगा। तने अदा को देख के घबराया हुआ बोला इसका कुछ तो इलाज होगा। अदीप ने अपना सिर ना में हिला दिया पर उसके मुंह से आगे के शब्द नहीं निकले, लेकिन सभी जानिया की बात समझ चुके थे। अदीप ने लैपटॉप साइड रखा और अदा के सिर में हाथ फेरते हुए बोला इसका एक ही इलाज है, मेंटल थेरेपी। हमारी बॉडी वैसे ही रिएक्ट करती है जैसा हमारा दिमाग संकेत भेजता है। ये केमिकल हार्मोन्स और दिमाग दोनों पर असर करता है। हार्मोन्स हम दवा से कंट्रोल कर सकते हैं पर पूरी तरह नहीं, इसलिए हार्मोन्स जो दिमाग को संकेत भेज रहे हैं उसको थेरेपी द्वारा ही कंट्रोल किया जा सकता है। पर अदा का केस अलग है। अदा दिमाग से बच्ची है तो थेरेपी का उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो ये चीजें समझती ही नहीं। उसको ये सब समझाने के लिए उसके दिमाग को बड़ा करना होगा, मतलब नॉर्मल लोगों जैसा करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक अदा खुद चीजों को समझेगी नहीं अपने दिमाग को समझा नहीं पाएगी। इसलिए अदा के नॉर्मल
इंसान जैसे होने पर ही अदा को इस डेंजरस सिचुएशन से निकाला जा सकता है, और उसके लिए मेरे पास बस 7 महीने का समय है। 7 महीने के अंदर मुझे अदा को नॉर्मल लोगों जैसा करना होगा। जानिया बोला, पर इतनी जल्दी कैसे होगा? अदीब गहरी सांस भरते हुए बोला, यही तो चैलेंज दिया है उस चीफ ने मुझे। उसको शायद जल्द से जल्द अदा चाहिए, इसीलिए उसने ऐसा खेल खेला। मुझे मजबूरी में अदा के डोज बढ़ाने पड़ेंगे। डोज बढ़ाने पर भी अदा को खतरा है और कुछ ना करने पर भी। दोनों कंडीशन में अदा को खतरा है, पर उसके लिए मुझे बीच का रास्ता निकालना है और ये मेरे लिए चैलेंज है।